हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आ जाइए एक नई शुरुआत के साथ, नई सोच के साथ। हाँ तो दोस्त, आज से हम लोग इतिहास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं शुरू से। जो भी पढ़ेगा इसमें लुसेंट, महेश बनवाल का जो एनसीईआरटी का बुक है, क्रॉन प्लस अपना नोट्स को सबको एक साथ इंक्लूड किया हूँ। आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। और बिलीव मी, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और बिलीव मी, कब कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले पता नहीं चलेगा। बस आप लोग साथ दीजिए। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन उससे रिलेटेड एमसीक्यू लाएंगे। वो सब एमसीक्यू जो दरोगा पीटी और मेंस और बीपीएससी का जो पीटी में पूछा गया है वो सब एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो आप लोग साथ दीजिए, बरकरार रहिए नए जोश और उमंग के साथ। मैं भी बरकरार रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास, देखिए इतिहास तो हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीन भागों में बांटा हुआ इतिहास को। लेकिन हम लोग ये सोचें कभी कि तीन भागों में कैसे बांटा, किसने बांटा। तो सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का जो श्रेय है जर्मनी के इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्यूरस को जाता है। इन्होंने बताया कि या किसी देश हो या कोई समाज हो, उनकी इतिहास को, उनकी हिस्ट्री को तीन भागों में रखा जा सकता है। एकदम स्टार्टिंग का, एक बीच का और एक जो अभी चल रहा है उसका। उसके आधार पर हमारा देश जो भारत है उसका भी इतिहास तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक भारत। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत। ना तो अभी एट ए टाइम हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और ना आधुनिक भारत पढ़ेंगे। जिसके बारे में पढ़ना है सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोग प्राचीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन भागों में सबसे पहले श्रेय किसको जाता है बांटने का इतिहास को? जर्मनी की इतिहासकार क्रिस्टोफर सेल्यूरस को जाता है। ये याद रखिएगा आप हमेशा। देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर, हमारा भारत इस तरह से है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। जो हम लोग जिस देश में रहते हैं उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। महाकाव्य की संख्या कितनी है? दो। एक रामायण महाकाव्य है, एक महाभारत है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो महाकाव्य पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। ठीक है, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने इसे हिंद या हिंदुस्तान नाम से पुकारा। याद रखिएगा, किसको? भारत, हमारा जो देश भारत है उसको। अब देखिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, देखिए जो हमारा देश भारत है उसके भी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर, वहां पर विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत जो है भारत को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। तो बोल क्या रहा है? उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है और दक्षिण में द्राविड़ परिवार की भाषाएं बोलने का प्रचलन है। ये याद रखिएगा। भारत को दो भागों में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है? तो विंध्य की पर्वत बांटती है। ज्योग्राफी में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे ढंग से। प्राचीन भारत, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी जो हमें चार स्रोतों से होती है। चार स्रोत से हमें पता चलेगा कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था, किस तरह से दिखता था, क्या कमियां थी, क्या अच्छाई थी। ठीक है, पहला पॉइंट है धर्म ग्रंथ प्राचीन भारत को जानने के लिए। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण। चौथा है पुरातत्व साक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ को जानेंगे कि धर्म ग्रंथ, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे कि धर्म ग्रंथ क्या बताता है हमारा प्राचीन भारत के बारे में। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। भारत का सबसे पुराना जो कोई धर्म ग्रंथ है तो वो वेद है। वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। कौन से बना है? विद शब्द से बना। किस भाषा के? तो संस्कृत भाषा के, जिसका हिंदी अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। हमारे पास जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। पहला कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। वेदों की संख्या 4 है। जब चारों वेदों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं संहिता। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब सबको चारों को इंक्लूड किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संहिता। तो पहला वेद जो ऋग्वेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बहुत से क्वेश्चन जो हैं ये सब बुक में नहीं भी दिया है, हमने एनसीईआरटी से उठाया है, याद रखिएगा। ऋग्वेद को देखते हैं।
इसमें देवताओं को खुश करने का श्लोक है, इसमें ऋग्वेद में, इसमें 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये पद में लिखा हुआ है, देखिए गद और पद। गद का मतलब कहानी के तौर से, और पद का मतलब कविता के तौर से, मतलब गाना या कविता के तौर से इसको बताया गया है। तो ऋग्वेद जो पद के रूप में लिखा हुआ है। टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो सब मंडल को नहीं जाना, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी को जानना। पहला मंडल के बारे में हम लोग जानेंगे, ऋग्वेद के 10 मंडल में पहले मंडल के बारे में जानेंगे। इस मंडल में मधुजदा नाम के ऋषि मुनि का वर्णन है। पहले मंडल में मधुजदा नाम के ऋषि मुनि का वर्णन है। उसके बाद तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये VVI है। विश्वामित्र और गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो गायत्री मंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किस मंडल में बताया गया है? तो तीसरे मंडल में बताया गया है। और गायत्री मंत्र जो है ना, हर लोग पूजा के लिए नहीं की जाती है। जब गायत्री मंत्र जो होगा, ये सविता या सावित्री देवी की जब पूजा होगी तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद छठे मंडल को देखते हैं हम लोग। छठे मंडल में भरद्वाज ऋषि मुनि और हरिप्रिया शब्द का वर्णन है। छठा मंडल जो है भरद्वाज ऋषि मुनि पर आधारित है और हरिप्रिया शब्द का वर्णन है। ये हरिप्रिया शब्द होता क्या है? हरिप्रिया शब्द होता क्या है? तो देखिए, ये समझ लीजिए वैदिक सभ्यता के लोग हैं और ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हरिप्रिया शब्द के नाम से जानते थे और हरिप्रिया शब्द कहकर पुकारते थे। यानी कि वैदिक सभ्यता के लोग हरिप्रिया शब्द जो यूज करते थे वर्ड, किसके लिए? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए किया जाता था। ये याद रखिएगा। किस मंडल में है? तो छठे मंडल में है। अब देखिएगा 7वें मंडल में क्या है? तो वशिष्ठ मुनि का वर्णन है और 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, 10 राजाओं का जो युद्ध है परुशनी नदी किनारे लड़ा गया है 10 राजाओं प्लस सुदास के बीच में, जिसमें सुदासों की जीत होती है। ठीक है, किस नदी के किनारे लड़ा हुआ है? तो परुशनी नदी किनारे लड़ा गया। 8वां मंडल देखिएगा, इसमें कनव ऋषि के बारे में बताया गया है और हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। जो हाथ से लिखा हुआ ऋचा है उसको खील कहा गया। किस मंडल में? 8वें मंडल में। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो सबसे VVI उसके बाद आइए 10वें मंडल। 10वां मंडल जो VVI है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 वर्ण बताए गए हैं। 4 वर्ण बताए गए। कौन कौन वर्ण है? पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। 10 मंडल के बारे में हम लोग जान गए। आप जानते हैं हम लोग पॉइंट फैक्ट इसके बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, सब NCERT से उठाया गया है। ये देखिए टोटल तो 10 मंडल हैं। तो पहला और जो 10वां मंडल है, पहला मंडल और 10वां मंडल है वो नया मंडल है। पहला मंडल ऋग्वेद का और 10वां मंडल, ये दोनों जो मंडल है वो नया मंडल है। और 2 से लेकर जो 7 तक मंडल है वो प्राचीन मंडल है। ठीक है, पहला और 10वां नया मंडल और 2 से 7 तक प्राचीन मंडल कहा गया है। और 8 से 8 और जो 9 मंडल है ना, 8 और सिर्फ 9, वो मध्य मंडल कहा गया है। 8 और 9 को मध्य मंडल के नाम जानते हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती, जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी की चर्चा की गई है? तो सिंधु नदी की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा कितने बार है? तो 1 बार है। ऋग्वेद में यमुना की चर्चा कितने बार है? 3 बार है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब पूछा हुआ है। कोई फालतू, बहुत से क्वेश्चन जो फालतू थे मैंने इंक्लूड नहीं किए, जो एग्जाम में बार बार आते हैं वही मैं इंक्लूड किया हूं। यमुना नदी की चर्चा कितने बार है? 3 बार है। ऋग्वेद में श्लोक यानी मंत्रों की संख्या जो है ना 10,580 है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में श्लोक की संख्या कितनी है? 10,580 है। और सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का समूह। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। कैसे है? तो 1017 प्लस 11 वल्खिल सूक्त बोला जाता है इसको। मतलब वैसा सूक्त जो 2 बार रिपीट हुआ है। तो 11 ऐसा सूक्त है जो 2 बार रिपीट हुआ है, उसको बीच में ऐड किया गया है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1028। बस इतने जान लीजिएगा कि ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,580, सूक्तों की संख्या कितना? 1080। ठीक है, ऋचाओं की संख्या कितना? 10,462।
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के बारे में। अग्नि का वर्णन 200 बार है। और सभा और समिति जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, बस इतने जान लें कि ऋग्वेद में सभा के बारे में 8 बार और समिति के बारे में 9 बार चर्चा मिला है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, हल्के में लीजिए मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है ये। फिर आगे देखिए, अस्तो माँ सदगमय अतमसो माँ ज्योतिगमय। अत्सो माँ सदगमय अतमसो माँ ज्योतिगमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये BBI, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उपवेद क्या होता है? तो देखिए, वेदों को आसान भाषा समझने के लिए उपवेद को बनाया गया, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में पूछा चुका है ये कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द अधन्य, एक वर्ड आता है ऋग्वेद में अधन्य शब्द, जो गाय से संबंधित है। वो अधन्य शब्द जो है गाय से संबंधित है। अधन्य का मतलब होता है नाम मारे जाने योग पशु, ठीक है। तो अधन्य का मतलब जहां पर आएगा ऋग्वेद में तो यानी गाय से रिलेटेड होगा वो। फिर पॉइंट आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, वामनावतार के 3 पगों की चर्चा। वामनावतार का मतलब होता है बौनावतार। जब विष्णु भगवान ने बौनावतार लिया था, 10 अवतार, जब विष्णु भगवान का 10 अवतार पढ़ेगा उसमें एक बावनावतार है, ठीक है, जिसको वामनावतार बोलते हैं, बावनावतार। विष्णु भगवान ने 3 पग यानी तीन पैर से 3 बार पैर को नाप कर पूरे सृष्टि को नापने की चर्चा की गई है। वो है 3 पग की जो चर्चा की है वो ऋग्वेद में, यानी बोला जाएगा कि ऋग्वेद में, किस वेद में वामनावतार की चर्चा की गई? तो ऋग्वेद में की गई है। अब आइए हम लोग सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, ठीक है। इस वेद से गीत और संगीत की उत्पत्ति हुई है। गीत और संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? सामवेद से। संगीत का जनक जो है सामवेद है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 10 व 18 श्लोक हैं, 75 नए श्लोक हैं। उसके बाद जितने भी श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए, याद रखिएगा। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा गया है। लेकिन आपको लगेगा कि लुसेंट में उद्गाता ना दिया है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में सामवेद पढ़ने वाले को क्या बोला गया है? उद्गाता बोला गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और सामवेद का उपवेद क्या हो गया? गंधर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अब उद्गाता भी याद कर सकते हैं और जो लुसेंट में दिया वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है उद्गाता, मेन है उद्गाता ही आंसर इसका सही है। अब आए यजुर्वेद। देखिए इसके बारे में फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट है इसके बारे में। इस वेद में यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है। जो यज्ञ होती है भगवान को खुश करने के लिए, अपना पाप को मिटाने के लिए, जो गलतियां हुई है, जो पाप हुई है, तो यज्ञ के माध्यम से जब यज्ञ होता है तो उसका जो धुआं जाता है आसमान के पास यानी भगवान के पास जाता है, तो उससे ऐसा बोला जाता है कि उससे भगवान को पता चलता है और वो पाप मिटता है इस तरह से, ठीक है। तो यज्ञ संबंधी जो जानकारी है यजुर्वेद में मिलती है। इसे पढ़ने वालों को अथर्वणीय कहा गया है। यजुर्वेद पढ़ने वालों को अथर्वणीय कहा गया है। फिर सुनिएगा, ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहा गया है। और यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया? धनुर्वेद हो गया। उपवेद याद ही रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछता है। और यजुर्वेद जो है एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। देख, गद का मतलब पहले बता चुका कहानी के तौर पर, और पद का मतलब कविता के तौर पर, ठीक है। तो एकमात्र वेद है यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। सबसे नया वेद के बारे में आप जान लेंगे, अथर्ववेद। इसको अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। जो अथर्ववेद है, एक ऋषि थे अथर्वा ऋषि, उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें जादू टोना, शादी, चिकित्सक, साप, अभिशाप, वशीकरण बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में कहा गया।
अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद जो है पद भाषा में लिखा गया है। पद का मतलब कहानी की भाषा में लिखा गया है। ये सबसे नया वेद है, याद रखिएगा। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। सबसे पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। सबसे बाद का बोले या सबसे नया वेद बोले तो अथर्ववेद। हाँ भाई, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पुराण। देखिए पुराण के बारे में जाने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लीजिए एकदम। इसकी संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या 4। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। ये अधिकतर पुराण जो है ना सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। और स्त्रियां और शूद्र, जो उस समय की स्त्रियां थी, अशुद्ध जाति के जो लोग थे, वो पुराण को नहीं पढ़ते, सॉरी इसको वेद को नहीं पढ़ते थे। लेकिन एक अच्छा चीज था ये कि पुराण को वो सुन सकते थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। वायु पुराण, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है, यानी जो गुप्त वंश की जानकारी जो है वायु पुराण से मिलती है। अब गया शब्द का वर्णन जो है वायु पुराण में है। गया का मतलब जो बोध गया वाला, जो बिहार में जो बोध गया है, उसके पास जो गया शहर है, गया शहर जो गयासुर राक्षस के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो गया शब्द का जो वर्णन है ये वायु पुराण में मिलता है। ठीक है, वायु पुराण में गया शब्द का वर्णन, अब गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में मिलता है सातवाहन वंश का वर्णन। सबसे प्राचीन पुराण जो है, यानी सबसे पुराना पुराण है, मत्स्य पुराण है, और इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी जो है विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। स्मृति के बारे में जान लीजिए, इसकी संख्या कितनी है? 10। स्मृति को हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ कहा गया है। हिंदू जो धर्म है उनका कानूनी ग्रंथ स्मृति को कहा गया है। सबसे जो पुराना स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है, वो मनु स्मृति है। ठीक है, दास प्रथा का जो अंत है उसका प्रमाण पहली बार नारद स्मृति में मिला गया है। ठीक है, नियोग विवाह, नियोग विवाह का मतलब देवर और भाभी, यानी जिस औरत का हस्बैंड डेथ कर जाते थे, वो अपने देवर शादी होता था उनका, उनको बोला गया नियोग विवाह। ठीक है, तो नियोग विवाह यानी देवर भाभी में जो शादी होता था, उसका विरोध जो सबसे पहले किया है वो मनुस्मृति ने किया। अब विधवा विवाह प्लस नियोग विवाह का समर्थन जो सबसे पहले किया है वो याज्ञवल्क्य स्मृति ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ये सब है। ठीक है, शुंग काल के बारे में, जो शुंग काल पढ़ेगा हिस्ट्री में, शुंग काल के बारे में जो जानकारी मिलती है मनुस्मृति से शुंग काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, पूरी डिटेल से। आप गुप्त वंश की जो जानकारी मिलेगी नारद स्मृति से मिलेगी, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का होता है उप प्लस निषद। देखिए, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर अध्ययन करना। ये पूछता है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गुरु के पास बैठकर अध्ययन करना जिसमें ईश्वर और आत्मा की चर्चा होती है। ईश्वर और आत्मा की चर्चा होती है। उपनिषद की संख्या 108 है। सबसे प्राचीन उपनिषद यानी सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो छंदोग्य उपनिषद है। सबसे नया उपनिषद कौन है? ईशोपनिषद। कहूं को ईशोपनिषद भी देता है। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहन्नरक उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए कहूं पर नोट्स में। सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। ओम शब्द का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र, भगवान जो कृष्ण भगवान हैं उनको देवकी का पुत्र किस उपनिषद में बोला गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में बोला गया है। और पंचशील सिद्धांत का वर्णन भी जो है छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है। मुंडक उपनिषद से सतमें जयते का वर्णन, सतमें जयते जान ही रहे हैं, सत पर विजय, हर जगह सतमें जयते जो लिखा गया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसकी जो तुलना है टूटी नाव से की गई है। और प्लस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नचिकेता प्लस यमराज की कहानी। नचिकेता एक छोटे बच्चे की कहानी है, प्लस यमराज की कहानी जो है
कठोपनिषद में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। उमा देवी यानी जो पार्वती जी हैं, भगवान शिव की जो पत्नी पार्वती जी, इनको उमा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनके बारे में कहानी केन उपनिषद में मिलेगा। चारों आश्रम की चर्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चारों आश्रम की जो चर्चा है जबालो उपनिषद में है। देखिए उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। देखिए वेदांग एक वेदांग हो गया, ये अलग है। ये जो वेदांत है ना, वेदांत, ये उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। ये वेदांग अलग है, ये वेदांत है। ता उपनिषद को वेदांत कहते हैं क्योंकि वेदों का अंतिम भाग है। ये वेदों का अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं, इसी को उपनिषद ही बोला जाता है। ठीक है, तो उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं क्योंकि वेद का अंतिम भाग है। आप आ जाइए ब्राह्मण ग्रंथ। ये होता क्या, अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो कुंजिका। जब हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, संस्कृत उतना समझ में आता नहीं था, तो कुंजिका हम लोग खरीदते थे, जो बहुत टफ लैंग्वेज को वो सही रूप से, सही छोटे छोटे भागों में सही रूप से बताया जाता था कुंजिका में। तो ये एक तरह का कुंजिका है। क्या है ये? ब्राह्मण ग्रंथ जो है एक तरह का कुंजिका है। यह ग्रंथ वेदों को आसानी समझने के लिए गद्य भाषा यानी कहानी के रूप में लिखा गया, एक तरह कुंजिका है, याद रखिएगा। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मोक्ष की जो प्राप्ति का जो लक्ष्य है यज्ञ के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अब समझिएगा। वेद की कुंजिका अगर बोलेगा क्या है, तो ऋग्वेद की अगर कुंजिका बोला जाए, यानी कुंजिका, हम डायरेक्ट ब्राह्मण ग्रंथ को कुंजिका बोल रहे हैं। अगर बोलेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ऐतरेय प्लस कौशिकी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए सब एवोल्यूशन में भी दे दिया है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। ऋग्वेद का ब्रह्म ग्रंथ कौन है? ऐतरेय प्लस कौशिकी। सामवेद का ब्रह्म ग्रंथ कौन है? पंचविश प्लस जैमिनीय। यजुर्वेद का ब्रह्म ग्रंथ कौन है? शतपथ प्लस तैत्तिरीय। अथर्ववेद का कौन है? तो गोपथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। देखिए वेदांत और वेदांत अभी बता रहे, तो वेदांत अलग है, ये वेदांग है। उपनिषद को वेदांत बोलते हैं, ये वेदांग है। क्या है? वेदांग। इसकी संख्या 6 है। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 6 है। कौन कौन है? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिषी। याद रखिएगा वेदांतों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अब अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए, हम लोग डिस्क्राइब करें इसको, तो देखिए शिक्षा को क्या बोला जाता है? शिक्षा को बोला जाता है नाक। वेदांत का क्या है? नाक है ये शिक्षा। कल्प को क्या बोला जाता है? तो कल्प क्या है? ये वेदांत का हाथ है। निरुक्त को क्या बोला जाता है? तो निरुक्त जो है वेदांत का कान है। ठीक है। व्याकरण जो है वेदांत का मुख है, यानी मुंह है। छंद क्या है? छंद जो है वेदांत का पैर है। और ज्योतिषी क्या है? वेदांत का नेत्र है, यानी कि आंख है। ये याद रखिएगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अब हम लोग को पढ़ना है महाकाव्य काल। कितने महाकाव्य हैं? तो महाकाव्य हैं 2। एक है रामायण, एक है महाभारत। सबसे पहले रामायण की घटना हुई है, याद रखिएगा। उसके बाद महाभारत की घटना घटी है। ठीक है, चलिए रामायण के बारे में देखेंगे कि रामायण के रचनाकार जो हैं वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी के बचपन का नाम रत्नाकर था। ठीक है, रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी के बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह पुस्तक जो है 7 कांडों में बटा है। ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं और यह पुस्तक 7 कांडों में बटा है। कौन कौन कांड है? पहला कांड है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बचपन का वर्णन है, पहले कांड में। दूसरे कांड में है, जिसको पहला कांड को बाल कांड बोलते हैं, और दूसरा कांड है अयोध्या कांड। जब राम जी हैं जो अयोध्या के राजा बनते हैं, तो दूसरे कांड में यानी अयोध्या कांड में इनका वर्णन है। तीसरा कांड है अरण्यक कांड। राम और भरत का मिलाप होता है किस कांड में? अरण्यक कांड में। चौथा है किष्किंधा कांड। बाली और सुग्रीव का वर्णन है। बाली और सुग्रीव का वर्णन किस कांड में है? तो किष्किंधा कांड में है। पांचवा है सुंदर कांड। हनुमान जी का राम से मिलन। जब हनुमान जी का राम से मिलन होता है, इसको सुंदर कांड कहते हैं। ऐसे ही लंका कांड कहा गया है, सुंदर कांड को ही लंका कांड कहा गया है। छठा है युद्ध कांड।
राम और रावण का युद्ध का वर्णन युद्ध कांड में है। और 7वां जो अंतिम कांड है उत्तरकांड, लव और कुश का वर्णन है। राम जी के जो पुत्र हुए लव और कुश, उनका वर्णन किस में है? तो उत्तरकांड में है। तो रामायण में 24 श्लोक हैं और कितने कांडों भाग मतलब कितने कांडों में बटा हुआ है ये? तो 7 कांडों में बटा हुआ है। ठीक है, रामायण का जो युग है 1450 BC में है। रामायण की जो घटना घटी है 1450 BC में घटना घटी है, याद रखिएगा। ठीक है, त्रेता युग में, इसको बोलते हैं त्रेता युग। सीता जी को वाटिका के नीचे 83 दिन रखा गया था। देखिए ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बस जानकारी के लिए जान लीजिए। रामायण का जो टोटल युद्ध हुआ 64 दिन चला। ठीक है, राम और रावण के बीच युद्ध 8 दिन चला। टोटल कितने दिन युद्ध हुआ? 64 दिन हुआ रामायण का युद्ध। राम जी को वाटिका में कितने दिन रखा गया? 83 दिन रखा गया। राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ वो 8 दिन तक चला था। अब हम लोग को पढ़ना क्या? महाभारत। देखिए महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास हैं। वेद व्यास के बचपन का नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन। क्वेश्चन आएगा कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास। वेद व्यास के बचपन का नाम है कृष्णद्वैपायन। जब महाभारत के बारे में बात किया जा रहा है कि जब इसमें 8800 श्लोक था तो इस पुस्तक को जय संहिता कहा जाता था। जब श्लोक बढ़कर 8400 हो गया तो इसको भरत कहा जाने लगा। किसको? महाभारत को। लेकिन आज इस पुस्तक में 1 लाख श्लोक है, इसके कारण इसे महाभारत कहा गया। ठीक है, देखिए जब 8800 श्लोक था तो इसको क्या कहा गया? जय संहिता। जय संहिता, याद रखिएगा। ठीक है, और जब 8400 हो गया, 24,000 हो गया तो इसको क्या कहा गया? भरत कहा गया। अब 1 लाख जब हो गया श्लोक तो इसको क्या बोला गया? महाभारत। महाभारत, ये ध्यान में रखना हम लोग। महाभारत को सत्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मैं महाभारत को क्या कहते हैं? सत्य सहस्त्र संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेट में बहुत बार आ चुका है कि महाभारत को सत्य सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। महाभारत की पुस्तक को 18 पर्व या भाग में बांटा गया है। ठीक है, महाभारत का जो पुस्तक है 18 पर्व यानी 18 भाग में बांटा गया है इसको। इसके 6ठे भाग में गीता का उपदेश दिया गया है। 6ठे भाग में गीता का उपदेश दिया गया है, इसी कारण 6ठे भाग को मद् भगवत गीता के नाम जानते हैं। महाभारत में 18 भाग है, लेकिन 18 भाग में 6ठे भाग में 18 भाग के 6ठे भाग में गीता का उपदेश दिया गया है, इसी कारण 6ठे भाग को मद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे देशी और विदेश से मिलने वाली जानकारियां। सबसे पहले जानिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चाणक्य है। यह पुस्तक जो है 15 अधिकरण यानी 15 भागों में बांटा गया है, 180 प्रकरणों में बांटा गया है। यह पुस्तक राजनीति की पहली पुस्तक है। देखिए नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र पर नहीं जाना है। ये राजनीति की पहली पुस्तक है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन आता है। इस पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। और चाणक्य की यह पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना जो है इटली के जो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की गई है। जो चाणक्य हैं, देखिए चाणक्य को क्या के नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं हम लोग। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, इसकी तुलना इटली के एक लेखक हैं मैकियावेली, उनकी पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। ये याद रखिएगा। मैकियावेली कहाँ के लेखक हैं? तो इटली के। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चतनामा में किया गया है। अरबों का जो सिंध पर विजय किया है अरब लोग ने, तो उसका जो व्याख्या की गई है वो चतनामा में लिखा गया है। इसके पुस्तक हैं अली अहमद। उसके बाद जानिए अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और याद रखिएगा पाणिनि जो हैं महापद्म नंद के दरबार में रहते थे। महापद्म नंद के दरबार में पाणिनि रहते थे, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? तो महापद्म नंद के दरबार में रहते थे। अष्टाध्यायी में ही जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, इसे में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। टेसियस कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था।
हेरोडोटस के बारे में जानेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में। इनको पिता, इतिहास का पिता कहा जाता है और डेल्टा का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। डेल्टा कौन? ये ज्योग्राफी वाला डेल्टा, जो नर्मदा ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती है नदी, वो वाला डेल्टा, ठीक है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता और डेल्टा का भी पिता कहा गया है, ठीक है। हेरोडोटस जो है डेरियस द्वितीय के दरबार में रहते थे। ईरान के शासक हैं डेरियस द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ईरान के शासक हैं डेरियस द्वितीय, इनके दरबार में कौन रहते थे? हेरोडोटस। इसने अपनी फारसी भाषा में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। तो इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। डेल्टा का पिता कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस किसके दरबार में रहते हैं? तो डेरियस द्वितीय के दरबार में रहते थे। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, याद रखिएगा। मेगास्थनीज के बारे में जान जाइए। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। ये पहले समझना क्या है कि मेगास्थनीज कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानेंगे कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ध्यान रखिएगा। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इनकी पुस्तिका का नया नाम क्या है? इंडिका। क्वेश्चन आएगा कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब जानिए डायमेकस। डायमेकस यह सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायनीसियस, डायमेकस अलग है, डायनीसियस अलग है। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में भी आएगा। और एक और चीज़ है, लूसेंट में आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर अशोक लिखा हुआ है, लेकिन अशोक नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में ही बिंदुसार देता है, ठीक है। डायनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायमेकस भी सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। यहाँ पर लूसेंट में अशोक देता है, जो गलत है, बिंदुसार ही सही है। एनसीईआरटी के बुक में बिंदुसार दिया हुआ है। फाहियान के बारे में जानिए। इनके बचपन का नाम कंद था। फाहियान के बचपन का नाम क्या था? कंद था। ये भारत 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, ठीक है। आज 414 ईस्वी तक भारत में रहा। क्वेश्चन पूछेगा फाहियान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। कब आया? 399 ईस्वी में आया। कब गया? तो 414 ईस्वी में गया। इसके भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के ग्रंथ का अध्ययन करना और यहाँ के स्थलों का निरीक्षण करना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। संयोगन के बारे में जानिए। 518 ईस्वी में भारत आया था संयोगन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसने अपनी पुस्तक सीयू की, याद रखिएगा, सीयू की किसकी पुस्तक है? तो हेनसांग की पुस्तक है। हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक सीयू की में 138 देशों का विवरण बताया है, 138 देशों के बारे में बताया है। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था। हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शिलभद्र थे, हेनसांग के समय। अब हम लोग जान जाएंगे अलबरूनी के बारे में। यह महमूद गजनी के दरबार में, महमूद गजनी के साथ भारत आया था, ठीक है। ये अभी का तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था, अभी जो तुर्कमेनिस्तान है वहीं का रहने वाला था। ये अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जो अरबी भाषा में लिखा है, ठीक है। फिर समझिएगा, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था कौन? अलबरूनी। अलबरूनी के बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में। इब्न बतूता, यह दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में पहुंचा। इसने अपनी पुस्तक रेहला को अरबी भाषा में लिखा। इससे खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है। इब्न बतूता जो है कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में पहुंचता है। इसकी क्वालिटी को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का इसको काजी बनाया जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक काजी बनाता है, और इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम रेहला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुस्तक है। रेहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने कंग्यूर एंड तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की।
तारानाथ। देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जानकारी जो है हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी यहाँ से भी मिलती है। तो इसके बारे में जो जो मेन फैक्ट है एनसीईआरटी, लूसेंट प्लस मेरा नोट्स के जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ध्यान से देखते रहिएगा। भारतीय पुरातत्व शास्त्र जो है उसके पिता किसको कहा गया है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, मैंने बताया था कि भारत को भारतवर्ष बोला जाता है, तो ये जो भारतवर्ष का जो जिक्र है हाथी गुफा अभिलेख में कहा गया है। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहा गया है। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राजा खारवेल। आगे मैं बताऊंगा अभिलेख के बारे में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनों का आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरन अभिलेख, एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया एरन अभिलेख। जानकारी कब मिलती है? 510 में मिलती है। ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरन अभिलेख जो भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है वहां से प्राप्त होता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है तथा इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। और जब पुराने सिक्के थे इसको आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने किया है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। इसको 4 से 5 बार खुद रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इसलिए 2 बार मैंने इसको बता दिया। चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, मंदिर निर्माण शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या जानेंगे? द्राविड़ शैली के बारे में, अभी नागर शैली के बारे में पहले जानेंगे। देखिए उत्तर भारत, ये भारत देख लिए, उत्तर भारत में जो है ये विंध्य पर्वत है। क्या बोल रहा है? उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक नागर शैली मंदिर का नागर शैली के मंदिर आपको नजर आएंगे। ठीक है। होता क्या था ये? देखिए एक तरह से ये ठीक है, एक हो गया यहाँ पर चबूतरा, एक हो गया 2 चबूतरा। ठीक है। और यहाँ ये शिखर, ये देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं कलश। ठीक है। ये हो गया शिखर, ये कलश हो गया, ये शिखर हो गया, ये कलश है, ये शिखर है, ये गर्भगृह है, गर्भगृह, गर्भगृह है ये हो गया मंडप। ठीक है। ये हो गया पीठ, ये हो गया, इसको बोलते हैं जगती, जगती। ये कलश हो गया। मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, अच्छा से लिखा नहीं रहा है। कलश हो गया, ये लास्ट पॉइंट इसको कलश बोलते हैं। ये वाला हो गया शिखर हो गया, ये गर्भगृह हो गया, ये हो गया मंडप, ये हो गया मंडप। अब ये जो फर्स्ट जो चबूतरा है इसको बोलते हैं पीठ, इसको सेकंड चबूतरा को बोलते हैं जगती। इस तरह का मंदिर का निर्माण जो होता था उसको नागर शैली बोलते थे। क्या बोलते थे? नागर शैली बोलते थे। ये याद रखिएगा, जहां भी देखिएगा विंध्य पर्वत के ऊपर तक जितने भी शैली मिलेंगे नागर शैली के रूप में मिलेंगे। तो नागर शैली ऐसा होता था। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, दशावतार मंदिर हो गया, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव हो गया, सब आपको नागर शैली में आएंगे। और नागर शैली में अगर बहुत डीपली हम लोग जाएं अगर, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। उड़ीसा शैली,
खजुराहो शैली, सोलंकी शैली, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल शैली के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग जान जाएं कि नागर शैली कैसा होता था मंदिर। अब आइए द्राविड़ शैली के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर गैपिंग होता था, इस टाइप का ऐसा होता था, ठीक है। 1 2 ये 3 और यहाँ छोटे छोटे, ठीक है। तो ये पॉइंट को शिखर बोलते थे, यहाँ इसमें शिखर होता था। इसको बोलते थे, ये पूरे को विमान, क्या बोलते थे, विमान। ये होता था मंडप, मंडप। ये होता था क्या, अर्ध मंडप, ठीक है। ये हो गया क्या, अधिष्ठान। ये हो गया पीठ। ये हो गया जगती। ये हो गया गर्भगृह। इस तरह से जो मंदिर का निर्माण होता था। ये जो बीच वाला है, ये मंडप और मंदिर के जो गर्भ के बीच वाला है, इसको अंतराल बोलते थे, अंतराल। इस तरह से मंदिर जो आपको मिलेगा। और सबसे मोस्ट पॉइंट था, इसको जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा के पास बहुत बड़ा गेट होता था, इसको गोपुरम बोलते थे, गोपुरम। अब मंदिर से मतलब मंदिर तो बहुत खूबसूरत होता ही है, और इसका जो गेट है ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया होता था, गोपुरम। जहाँ पर इस तरह से गोपुरम रहेगा गेट को सजाने वाला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्राविड़ शैली। नागर शैली प्लस द्राविड़ शैली दोनों को मिला जुला जो भाग होगा उसको बोलेंगे बेसर शैली। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए पंचायतन क्वेश्चन आएगा कि पंचायतन क्या है, तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है, मंदिर रचना शैली से संबंधित है। क्या, पंचायतन। क्वेश्चन आएगा पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो ये होता क्या था, कैसा था, देखिए होता कैसा था, इस तरह से होता था। एक बीच में मंदिर होता था जो मुख मंदिर होता था, इसको बोलते थे हम लोग मुख गर्भगृह, गर्भगृह। बस इतना जान लीजिए आप लोग, बीच में एक मंदिर होता था मुख मंदिर, और छोटे छोटे उसको सहायक मंदिर, 4 छोटे छोटे सहायक मंदिर होते हैं, ठीक है। एक बीच में मुख मंदिर होता था, अब चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर होते थे, तो 5 हो गए, ठीक है। इसका मंदिर का जो मुख होता था हमेशा पश्चिम की ओर होता था, किसकी तरफ होता था, पश्चिम की ओर होता था। ये पंचायतन शैली, ये भी किस में आ जाएगा, ये नागर शैली के अंतर्गत ही आता है। पंचायतन जो शैली है ये भी नागर शैली के अंतर्गत ही आ जाता है। तो पंचायतन का मंदिर कैसा होता था, इस तरह से होता था, एक बीच में मुख्य मंदिर और 4 अन्य मंदिर, ठीक है। जैसे कंधारिया महादेव, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, ये सब पंचायतन मंदिर के रूप में देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक नागर शैली का उदाहरण है। तो प्लीज़ बताइए कैसा पहला एपिसोड लगा है। आप लोग जितने भी पढ़ा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एनसीईआरटी, लुसेंट प्लस अपना नोट्स को इंक्लूड किया है। और दूसरे दिन आपको 40 से 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बीपीएससी पीटी, दरोगा पीटी, दरोगा मेंस, बीपीएससी पीटी में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के, सब इंक्लूड करूंगा। अब प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो बताइए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो पूरा ये 2 महीना में कैसे आप लोग कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्त। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।